हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका NBE लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के खंड खा स्वतंत्र भारत में राजनीति के पार्ट 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के MCQ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में आपको 60 से भी अधिक MCQ मिलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पहला प्रश्न बच्चों, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नाम का भाषण किसके द्वारा दिया गया? भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नाम का भाषण किसके द्वारा दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को, जब देश आज़ाद हुआ था। तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परीक्षा MCQ होगी तो आपको प्रश्न और उसके सही उत्तर को ही याद करना है, गलत उत्तर को याद नहीं करना, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में गलत उत्तर किसी और प्रकार के हों। दूसरा प्रश्न, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण का अन्य नाम क्या है? तो अभी जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन घुमा दिया गया है। तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया उसका नाम क्या था? भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। अगर ये आ जाए कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट किसने भाषण दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया? 14-15 अगस्त की रात्रि 1947 को, आज़ादी के समय। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसने रजवाड़ों को शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने समझाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई? इन 4 नेताओं में से वो कौन से नेता थे जिन्होंने भारतीय रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए क्या किया, मनाया? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? रजवाड़ों को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। उस समय 565 रजवाड़े थे, यानी राजा लोग थे, उनकी अलग से राज्य था। तो इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, रजवाड़ों को शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 4, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को लक्ष्य में ध्यान रखते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर जिन्ना द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, जिनकी फ़ोटो पाकिस्तान के नोट में छपती है, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी की छपती है। तो इन्होंने कहा था कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 5, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता का नाम, यानी पश्चिम उत्तर, ये बेटा उत्तर ये पश्चिम है, पश्चिमोत्तर प्रांत के बिना किसी विवाद के जो नेता बने उनका क्या नाम था? तो इसका उत्तर था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। प्रश्न अगर आ जाए परीक्षा में कि सीमांत गांधी के नाम से कौन से नेता जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से नेता बने हुए थे। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट आपको बताया, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण किसको संबोधित किया गया? किन के लिए वो भाषण था? तो 4 ऑप्शन है बेटा, संविधान सभा को, देश की आम जनता को, भारतीय मंत्रिमंडल को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूँ कहा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा। ठीक है, कि अब हमें अपने देश के जो किस्मत है वो लिखनी है। संविधान सभा में जो लोग थे उनको कहा कि अब हमें ऐसा संविधान बनाना है जिससे कि देश की किस्मत अच्छी हो सके। तो संविधान सभा को ये भाषण दिया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, स्वतंत्रता के बाद भारत में रहने वाले लोगों की क्या अपेक्षाएं थी, क्या उम्मीदें थी उनकी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए, बिल्कुल सही। सरकार सबके भले के लिए काम करे, बिल्कुल सही। केवल ए सही बी गलत, ठीक है, या डी ए और बी दोनों सही? तो बेटा ए और बी दोनों सही हैं, यानी लोगों की आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी कि देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए, साथ में सरकार सबके भले के लिए काम करे। तो सही उत्तर है बेटा ए और बी दोनों सही है।
प्रश्न नंबर 9, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? धर्म के, जनसंख्या के, क्षेत्र के? तो भाई धर्म के नाम पे। इतिहास गवाह है कि भारत एक ऐसा देश है एकमात्र जिसका विभाजन धर्म के नाम पर हुआ। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? कितने रजवाड़े थे? तो इसका सही उत्तर है बेटा 565 रजवाड़े थे। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रजवाड़े थे, जिनको भारत में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे देश के पहले गृह मंत्री थे। प्रश्न नंबर 11, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग क्या करता है कि राज्यों की सीमा बनाता है। जैसे हम जब आज़ाद हुए थे 14 राज्य थे, आज 28 राज्य हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई थी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से उन विकल्पों की पहचान करें जो देश के विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। यानी उस राज्य का नाम बताना है जब भारत विभाजित हुआ तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो दो आपको पता, पंजाब और पश्चिम बंगाल, ये दोनों थे। तो उत्तर आएगा ए और बी दोनों सही हैं। पंजाब के 2 हिस्से कर दिए और बंगाल के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने के लिए, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे। उस पत्र का क्या नाम था? मतलब उस पत्र का नाम यानी उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या था जिसके अनुसार भारतीय रजवाड़े संघ में शामिल होने के लिए साइन करते थे? उसका नाम है बेटा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। प्रश्न नंबर 14, महाराजा बोधचंद्र सिंह, महाराजा बोधचंद्र सिंह कहाँ के राजा थे? मणिपुर के राजा थे महाराजा बोधचंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 15, द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत का संबंध किससे है? किस घटना से है? 2 कौमों का देश, द्विराष्ट्र, 2 राष्ट्र, भारत पाकिस्तान में विभाजन, पाकिस्तान की मांग से, यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर माना जाएगा कि 2 कौमों का देश होना चाहिए, एक में हिंदू हिंदुस्तान और मुसलमानों वाला पाकिस्तान, और भारत पाकिस्तान के विभाजन से भी और पाकिस्तान की मांग से भी। तो इसका उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर, जैसे पंजाबी बोलने वालों का पंजाब, गुजराती बोलने वाला गुजरात, मराठी का महाराष्ट्र, ऐसे कौन सा राज्य था आज़ादी के बाद जो भाषा के आधार पर बनाया गया? तो बिल्कुल सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। क्या उत्तर है? आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भारत का जो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर बनाया गया। प्रश्न नंबर 17, किस राज्य में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए? यानी आज़ादी के बाद वो कौन सा पहला राज्य था जहाँ पर सबसे पहले सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया और वोटिंग के द्वारा चुनाव हुआ? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर सबसे पहला राज्य था जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। किस अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही होना चाहिए? तो कौन सा अधिवेशन था बेटा? वो नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। वो अधिवेशन कौन सा? नागपुर। कब हुआ? 1920 में। और कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। प्रश्न नंबर 19, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यानी आज़ाद जब हुआ उस समय पहले गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ये जीके में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, एग्जाम्स में भी आ रखा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 20, श्री राजगोपालाचारी ने 1959 में किस पार्टी की स्थापना करी? एक पार्टी बनाई थी उन्होंने, स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। ठीक है बेटा, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? श्री राजगोपालाचारी ने। कब बनाई? 1959 में। प्रश्न नंबर 21, आंध्र प्रदेश के दौरान, आंध्र आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश में किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोट्टी श्रीरामुलु चाहते थे कि आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाए, ये किसी और राज्य का हिस्सा था।
तो आंध्र आंदोलन के दौरान किस नेता की मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल से? पोटी श्रीरामुलु। ये प्रश्न, और उनकी मृत्यु के बाद ही आंध्र प्रदेश नाम का एक नया राज्य बना। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। भारत में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया? क्यों किया गया, मेन क्वेश्चन है क्यों किया गया। तो ऑप्शन है इसके आप सामने, आंदोलन का दबाव पड़ा और विविधता को बचाए रखने के लिए, विविधता को बचाए रखने के लिए कि आंदोलन का दबाव था, या केवल ए सही बी गलत। तो बेटा इसका सी उत्तर है, इसका बेटा सी उत्तर है कि केवल ए सही, यानी कि आंदोलन का दबाव और बी गलत है। तो इसका उत्तर क्या है? सी, ए सही और बी गलत है। प्रश्न नंबर 23, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। भारत के वे कौन से प्रांत थे, कौन से क्षेत्र थे जो बंटवारा 1947 के विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बना? यानी कौन से दो प्रांत थे जहाँ पे 1947 का जो विभाजन हुआ बहुत ही असर कर गया? तो बिल्कुल सही, पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल ऐसे दो राज्य रहे हैं जो दो भागों में बंट गए उसी दिन, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा की पद्मश्री तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवयित्री का नाम? उस कवि, एक कवि होता है मेल और कवयित्री फीमेल, तो उस कवयित्री का नाम बताओ जिसका नाम बुक में भी है कि पंजाबी भाषा में पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम सही आंसर है इसका बेटा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित कथन में त्रुटि या कुछ गलती है वो बताना है कि भारत में विविधता का आधारभूत सिद्धांत है, भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाएं समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने की छूट नहीं होगी, छूट नहीं होगी। तो गलत क्या है बेटा इसमें? 26 में छूट नहीं होगी वर्ड, भाई छूट थी ना, छूट यहाँ तक बिल्कुल सही है, ये हटा देंगे तो नहीं, हटा देंगे तो छूट होगी। तो भारत में विविधता का आधारभूत सिद्धांत है, भाई इंडिया में बहुत विविधता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अलग अलग भाषा के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। तो भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूह को सांस्कृतिक बनाए रखने की छूट नहीं होगी। में कौन सा गलत है बेटा? छूट नहीं होगी, डी उसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित नेताओं में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 28वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? फोकस करना है क्वेश्चन में, कौन सा कथन गलत है? भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत पर का परिणाम था, धर्म के आधार पर दो अलग अलग का बंटवारा हुआ, ये भी सही है। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान में एकता नहीं थी, ये भी सही है। तो विभाजन की योजना में ये बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, तो ये नहीं था बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आबादी की अदला बदली होगी। कहा गया था जिसको जहाँ रहना है वहाँ रह सकता है। प्रश्न नंबर 29, निम्न में किन दो रजवाड़ों ने आज़ादी के समय भारत अथवा पाकिस्तान से मिलने का इनकार कर दिया? एक तो जानते हो आप, बाकी कौन सा है वो दो रजवाड़े जिन्होंने कहा कि ना इंडिया में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में हम अलग रहेंगे? तो बेटा वो रजवाड़े थे हैदराबाद और त्रावणकोर। हैदराबाद और त्रावणकोर दो रजवाड़े थे जो ना इंडिया में शामिल होना चाह रहे थे ना पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 30, किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर करने की सिफारिश की? यानी एक आयोग कमीशन बिठाया गया कि जिस राज्य में जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पे उसी भाषा के नाम पे राज्य बनेगा। तो कौन सा था बेटा? वो था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या करता है? जिस क्षेत्र में जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है उस भाषा के आधार पर राज्य बना देते हैं। जैसे अभी तेलंगाना 2014 में नया राज्य बना था इंडिया का। प्रश्न नंबर 31, 1972 में असम से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? जो पहले असम का हिस्सा था कौन सा? मेघालय। पहले असम मेघालय एक ही था, तो 1972 में मेघालय को असम से अलग करके
नया राज्य बनाया गया। प्रश्न नंबर 32, कथन में त्रुटि को पहचानें। जो गलती है उसको पहचाना है। स्वतंत्रता पश्चात आज़ादी के बाद भारत के समक्ष 5 चुनौतियाँ थी। कितनी थी बेटा? 3 चुनौतियाँ थी, है ना भाई। तो आपका बी आंसर है। कितनी चुनौतियाँ थी? 3। प्रश्न नंबर 33, 1947 में भारत की कुल आबादी के 12% सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे कि ईसाई थे? तो क्या हो लगता है? बिल्कुल सही, 12% मुसलमान थे। आज़ादी के समय इन 1947 में भारत की कुल आबादी का 12% मुस्लिम थे। प्रश्न नंबर 34, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? जो सरकार नहीं बनी थी आज़ादी के बाद, उसका हेड कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो अंतरिम सरकार, जो आज़ादी के बाद अंतरिम सरकार। प्रश्न नंबर 35, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके 1960 में कौन सा राज्य बनाया गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गुजरात। पहले बेटा मराठा एक राज्य था मान लो, तो उसमें मराठी और गुजराती दोनों थे, तो गुजरात को अलग कर दिया और महाराष्ट्र को अलग कर दिया। तो बॉम्बे पूरा नाम था, बॉम्बे पूरा नाम था। इसमें आपका महाराष्ट्र भी शामिल था, गुजरात भी शामिल था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अलग करके 1960 में 2 राज्य बनाए गए, गुजरात और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है गुजरात। प्रश्न नंबर 36, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, 1953 में की गई। प्रश्न नंबर 37, देश के विभाजन के समय 2 राज्य प्रभावित हुए। बिल्कुल सही, पंजाब और पश्चिम बंगाल। राज्य देश बोलता तो इंडिया और पाकिस्तान। अच्छा, प्रश्न नंबर 38, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? अभी इसका उत्तर था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? कि रजवाड़ों भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमति पत्र। तो 38 का उत्तर यही माना जाएगा कि भारतीय रजवाड़ों का कितने थे? 565 रजवाड़े थे। संघ में शामिल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। प्रश्न नंबर 39, महाराजा बोधचंद्र कहाँ के राजा थे? तो बेटा ये मणिपुर के राजा थे। और हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के, हरि सिंह। प्रश्न नंबर 40, हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्सों के भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्यों? 1950 के बाद देश के हिस्से, जैसे कि आंध्र प्रदेश पहला हुआ था, फिर वो हो गया आपका गुजरात, महाराष्ट्र, तो देश के भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया, लेकिन पंजाब में टाइम क्यों लगा? इसके ऑप्शन है आपके सामने। क्यों लगा भाई? पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व कमज़ोर था। इस आंदोलन को गैर सिखों और सिखों में कुछ जातियों का समर्थन नहीं था। ये आंदोलन अन्य राज्यों में आंदोलन जैसा मजबूत भी नहीं था। यानी उपरोक्त सभी ये सारी कंडीशन फॉलो करता है, जिससे 1966 में पंजाब अलग हुआ। ठीक है, हरियाणा और पंजाब 2 अलग राज्य बने 1966 में। प्रश्न नंबर 41, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नेता भाषा के आधार पर प्रांत बनाने के सिद्धांत को अपनाने से क्यों हिचकिचा रहे थे? उनको लगा कि बेटा देश में लड़ाई हो जाएगी, सांप्रदायिकता फैल जाएगी। तो आज़ादी के बाद भारतीय नेता भाषा के आधार पर प्रांत बनाने के सिद्धांत को अपनाने में क्यों हिचकिचा रहे थे? तो सही उत्तर है ये चारों मान जाएंगे। इससे अव्यवस्था फैल सकती है, बिल्कुल। देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है, बिल्कुल। सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। यानी नेताओं को बहुत टेंशन थी कि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी, देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, तो ये सभी कारण थे। भारत का विभाजन, प्रश्न नंबर 42, भारत का विभाजन हर किसी के लिए दर्दनाक साबित हुआ। क्योंकि बेटा आबादी का ये स्थानांतरण जो भाई यहाँ से वहाँ आकस्मिक, अचानक, अनियोजित और त्रासदी भरा था। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। स्थानांतरण क्या होता है? शिफ्टिंग। और धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय लोगों को बेरहमी से मारा। भाई जो कल तक भाई भाई थे आज दुश्मन बन गए। तो इसका उपरोक्त सभी उत्तर है। तो बेटा इसका उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी।
42वां का उत्तर है उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि आबादी आकस्मिक स्थानांतरित हुई, अनियोजित थी, त्रासदी से भरा हुआ था और मानव इतिहास के अब तक सबसे बड़े स्थानांतरों में से एक था। तो आपको तीनों उत्तर याद रखने पड़ेंगे, तीनों उत्तर याद रखने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से कौन से आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन का समर्थन किया? भारत ने किस आधार पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दोबारा बनाना चाहिए? 43वें का उत्तर क्या है बेटा? पहले आप ऑप्शन पढ़ेंगे। भारत की, तो बेटा 43वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, थोड़ा बड़ा भी है, समझना ध्यान से आपको, कि भारत ने निम्न में से कौन से आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन का समर्थन किया? भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर था। बिल्कुल सही। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर थी, यानी 5 थे ना, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। जबकि संयुक्त राष्ट्र में आम सभा की बैठक सदस्य बढ़ते जा रहे थे। भारत मानता था कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व को हानि होगी। भारत का तर्क ये था कि परिषद का विस्तार करने से सबको हक मिलेगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो बेटा उपरोक्त सभी कारण से इंडिया ने कहा, क्योंकि इंडिया एक बुरा टाइम देख चुका था, इसलिए इंडिया ने ये कहा कि हाँ, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन जरूरी है। प्रश्न नंबर 44, निम्न कथन में से कौन सा कथन भारत की स्वतंत्रता के समय देश के समक्ष आई चुनौतियों से संबंधित नहीं है? अगर होता तो अलग उत्तर होता, नहीं है तो 4 ऑप्शन है। ऐसे भारत का निर्माण जो एकता के सूत्र में बंधा हो, भारत में लोकतंत्र कायम करना, भारत में कांग्रेस के वर्चस्व को कायम करना। तो बेटा 44 का सी नहीं है। हमने कभी किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग, गलत लग रहा है कि भारत में कांग्रेस का वर्चस्व को कायम करना हो। 44वें का सी। 45वां प्रश्न, भारत में समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? समाजवादी पार्टी कब बनी? 1948 में बनी थी। प्रश्न नंबर 46 भी बहुत बड़ा है, ध्यान से सुने, कि मुस्लिम लीग के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान 2 अलग कौमों का देश है। इसी के आधार पर भारत का विभाजन ब्रिटिश सरकार के अनुसार भारत और पाकिस्तान के रूप में होना चाहिए। उपरोक्त कथन किसने सही से परिभाषित किया? किसने ये कथन दिया? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का। ये भाई द्विराष्ट्र जिन्ना चाह रहे थे ना, जिन्ना ने कहा है कि मुस्लिम लीग के अनुसार भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, 2 अलग अलग कौमों का देश है। कौम मतलब धर्म का देश है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का ये टॉपिक है, ये वर्ड कहाँ से लिए गए? द्विराष्ट्र सिद्धांत से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 47, भारत की आज़ादी के समय किन देशी रजवाड़ों ने भारत और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया? अब पहले वाले क्वेश्चन में 2 का नाम था, अब इसमें ऑप्शन बदल दिए गए। अगर आपको ऑप्शन सही याद होगा तो लिख लोगे। उपरोक्त सभी, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, त्रावणकोर भी। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर ऐसे थे जिन्होंने ना इंडिया में शामिल होना चाह रहे थे, ना ही पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 48, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का क्या आधार था? कैसे उन्होंने राज्यों का निर्माण किया? राज्य पुनर्गठन आयोग ने कैसे किया? तो उसका उत्तर है बी। अब मैं समझाता हूँ कैसे, कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। जहाँ पे जिस भाषा के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे नया राज्य बनेगा। जैसे कि पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, मराठी महाराष्ट्र। ठीक है, तो 48 का बी। 49वां प्रश्न है, 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत। प्रश्न नंबर 50, निम्न कथन में से कौन सा 1947 में हुए भारत के विभाजन के परिणामों को सही से परिभाषित करता है, सही से डेफिनाइट करता है? कौन सा वो है? तो 50 का आंसर क्या है बेटा? पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, लोग अपने ही देश से बेगाने हो गए, दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए, बिल्कुल सही। लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा, बिल्कुल सही। शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी, लोगों को मारा गया, औरतों व लड़कियों को अगवा करके बलात्कार किया गया। तो उपरोक्त सभी, भारत मूवी देख लेना, वो बिल्कुल इसी पे थोड़ा बहुत बनी हुई है। तो ये सारे जो कारण थे, ये किस कारण हुए? 1947 के विभाजन कारण। आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन 2-3 बार खुद पढ़ सकते हो, या वीडियो को रिवाइंड करके खुद सुन सकते हो। प्रश्न नंबर 51, विभाजन के दौरान जिन शहरों में सांप्रदायिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया
यानी जो बहुत ही लड़ाई झगड़े हुए जिन क्षेत्रों में, वे कौन से थे? लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता। पंजाब में अमृतसर, कलकत्ता बंगाल में, लाहौर पाकिस्तान में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान में एक मार काट बची, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। प्रश्न नंबर 52, 1960 में बनाए गए 2 राज्य। अभी एक क्वेश्चन आया था, महाराष्ट्र और गुजरात। वेरी गुड। 1960 में महाराष्ट्र गुजरात बने। पहले क्या था? बॉम्बे। ये पूरा क्या था बेटा? बॉम्बे। प्रश्न नंबर 53, चीन के समर्थक साम्यवादी दल को किस नाम से जानते हैं? जो हमारे देश में एक पार्टी जो चाइना की पार्टी को मोटिवेट करती है कि हम उससे प्रेरित हैं, तो कौन सा है बेटा? वो मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, तो मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी दल को समर्थन देती है। 54वां प्रश्न, 1947 की अवधि में कम्युनिस्ट ताकतों का विरोध करने के लिए हैदराबाद निजाम द्वारा गठित सैनिक बल का नाम। यानी हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है कि हैदराबाद के शासक क्या कहते हैं? निजाम कहते हैं। निजाम हैदराबाद के शासक सम्राट को। तो उसने जो कह रहे थे ना हम इंडिया में शामिल होंगे, वो लड़ाई कर दी, गृह युद्ध छिड़ गया, तो किस सैनिक बल का गठन किया गया? तो उसका सही उत्तर है रजाकार। हैदराबाद के निजाम ने एक टास्क फोर्स बनाई। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन सा कथन भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में मौलाना अब्दुल कलाम की भूमिका से संबंधित नहीं है? होता तो कुछ और होता, तो नहीं है कौन सा बेटा? देश के विभाजन के समर्थक। वे देश के विभाजन के समर्थक बिल्कुल नहीं थे, तो ये उत्तर है। और अगर आता है तो स्वतंत्रता सेनानी थे, महत्वपूर्ण नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे। तो देश के विभाजन के समर्थक नहीं थे। ठीक है, तो उत्तर नंबर सी। 56वां प्रश्न है बेटा, निम्न में से कथन किसके द्वारा दिया गया? ये कथन किसने कहा कि यदि प्रांतों का भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा, हिंदुस्तानियों को सभी प्रांतों में शिक्षा के माध्यम बनाने में कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, अंग्रेजी को इस उद्देश्य में शामिल करना तो और भी व्यर्थ होगा। तो किसने कहा कि हम भाषा के आधार पर प्रांत को बांटेंगे तो क्या होगा बेटा? ना हिंदी सीख पाएंगे, ना इंग्लिश सीख पाएंगे, ना आपस में बातचीत कर पाएंगे। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा? यदि प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर करेंगे तो क्षेत्रीय भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं आ जाएंगी, जिससे भाई किसी एक भाषा में पढ़ाई होना मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, किसने ये कथन दिया? किसने कहा बेटा ये कि कल हम अंग्रेजी गुलाम से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी और गम का भी है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि कल का दिन यानी 14-15 अगस्त की रात, एक तो हम आज़ाद होंगे तो खुशी का है, लेकिन बहुत क्या होगा? बंटवारा हो जाएगा। अपने एक देश का जो सदियों से, लाखों करोड़ों साल से भारत पाकिस्तान एक था, वो अलग हो जाएगा। तो पंडित महात्मा गांधी ने कहा था कि कल तो हम अंग्रेजी राज्य से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन देश का बंटवारा भी होगा। प्रश्न नंबर 58, श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार। 58 का क्या उत्तर है बेटा? इसको प्यार से सरदार पटेल कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम तो ये वल्लभ भाई झारवेर भाई पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक और नाम है, पूरा नाम वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल। ये कौन है? भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर पहले भारत के। और साथ में इनकी याद में ही गुजरात में लिबर्टी ऑफ यूनिटी बनाए, यानी एकता स्थल, वो बड़ी सी मूर्ति है ना, इनके नाम पर ही बनाए। 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी इनके ही याद में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 59, लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? लौह पुरुष, पुरुष लोहे का नहीं होता, लेकिन उन्होंने काम इतना मजबूत किया है जैसे लोहा मजबूत होता है, तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? किस? तो इसका सही उत्तर है बेटा बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने इनको सरदार का नाम दिया। प्रश्न नंबर 61, सरदार पटेल को भारत रत्न कब दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब दिया गया? 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे 1991 में भारत रत्न, जो देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न दिया गया मृत्यु के बाद। तो 62वां क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे?
बता दिया आपको, सरदार पटेल साहब। ठीक है, क्वेश्चन अगला, श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ते हैं। सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री तो थे ही नहीं, काट देंगे। सरदार वल्लभ भाई झारेवार भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ, ठीक है, लग रहा है कुछ। सरदार पटेल के पिता का नाम झवेर भाई पटेल, माता का नाम लवदा देवी था, बिल्कुल सही। तो पहला गलत है बेटा। जब भी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री थे, मानता हूँ, परंतु पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला। तो बाकी 3 सही हैं, वो भी याद रखना है। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ, इनका पूरा नाम वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल, इनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लवदा देवी, और ये भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 64वां प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। किनके जन्मदिन पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। प्रश्न नंबर 65 और ये अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी एकता स्थल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? आपने देखा होगा बहुत बड़ी प्रतिमा है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में, इंडिया में इनकी बहुत बड़ी मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो इनके बारे में पढ़ना, ये कौन सा आपको रॉन्ग लगता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा नदी पर है, ज़िले में, बिल्कुल सही। इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बराबर है, बिल्कुल गलत है, ये उससे भी बड़ी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, सही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 597 फीट। तो बेटा बी वाला गलत है, यानी बी इसका आंसर है, जो सही नहीं है। लेकिन आपको 3 सही वाले भी याद रखने हैं। अगर आ जाए कि किस ज़िले में, नर्मदा ज़िले में, कब इसको मोदी जी ने उसको अनावरण किया, 31 अक्टूबर के दिन, और कितनी ऊंची है? 182 मीटर यानी 597 फीट। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। ठीक है, तो मैं आपको 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस पूरे फर्स्ट टर्म का करवाने के बाद सेकंड टर्म का भी करवाऊंगा। तो ई लर्निंग से जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।